जरा सोचो, अगर आपकी किसी दर्दनाक हादसे में मौत होने के बाद आपको वापस जिंदा कर दिया जाए और ये सिलसिला बार बार चलता रहे, तो क्या आप अब भी अपने आप को इंसान मानोगे या एक एक्सपेंडेबल मशीन? जी हाँ, मैं मिकी 17 देख के आ रहा हूँ, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। मिकी 17 एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म है जो क्लोनिंग, ह्यूमन एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बेस्ड है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉन्ग जॉन हो ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने पैरासाइट जैसी माइंड ब्लोइंग फिल्म बनाई थी। और सबसे बड़ी बात, मिकी 17 के लीड रोल रॉबर्ट पैटिंसन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने द बैटमैन में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था। और सवाल यह है कि क्या ये फिल्म सच में ह्यूमन एग्जिस्टेंस को रिडिफाइन करती है या बस एक और साईफाई फिल्म बन के रह जाती है। चलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ इस फिल्म का फुल डिटेल डीप ड्राइव रिव्यू एंड एनालिसिस, जिसमें हम हिडन मीनिंग्स, मेटाफोर और डीपर मैसेजेस को डिकोड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो पे इस मूवी को लेकर बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। मूवी की स्टोरी से शुरू करें तो फिल्म फ्यूचर में सेट है, जहां ह्यूमैनिटी नए प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रही है। इस मिशन के लिए एक एक्सपेंडेबल इंसान को भेजा जाता है, जो बेसिकली डेंजरस मिशन पे मरने के लिए तैयार होता है। अगर वह मर जाए तो उसका एक एग्जैक्ट क्लोन वापस जिंदा कर दिया जाता है, जिसे नए और अपने पुराने मेमोरी के साथ काम पे लगा दिया जाता है। और यहीं पे शुरू होती है मिकी बार्न्स एके रॉबर्ट पैटिंसन की कहानी, जो एक एक्सपेंडेबल नंबर 17 है। मतलब वो इससे पहले 16 बार मर चुका है और उसका 17th क्लोन अब मिशन पे है। लेकिन जब उसका 18th वर्जन अलाइव होता है तो एक शॉक मिलता है, उसका 17th वर्जन अब भी जिंदा है। यानी पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही आदमी के दो वर्जन्स एक ही टाइम पे जिंदा है, एक पुराना मिकी और एक नया मिकी। और यही से कहानी फिलोसॉफिकल और माइंड बेंडिंग बनने लगती है। अब दोस्तों, यहाँ पे बॉन्ग जॉन हो ने अपनी फिल्म मेकिंग से कुछ मैसेजेस इस मूवी में रखे हैं। जैसे फिल्म के अंदर बहुत सारे हिडन मेटाफोर्स हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। चलो इन्हें तोड़ते हैं। सबसे पहला है भाई ह्यूमन क्लोनिंग। फिल्म में मिकी बार बार मर रहा है और उसका क्लोन वापस जिंदा हो रहा है, मतलब उसकी मौत का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि वो रिप्लेसेबल बन गया है। यहाँ पे बॉन्ग जॉन एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर इंसान को बार बार जिंदा किया जा सके तो क्या उसकी मौत की कोई वैल्यू रहेगी? क्या एक क्लोन की अपनी एक अलग पहचान होती है या वो बस एक कॉपी है? इस कॉन्सेप्ट को देखते ही आपका दिमाग घूमना चाहिए, क्योंकि अगर हम भी एक दिन क्लोन बन सके तो क्या हमारी पहचान बचेगी? जब मिकी 18 प्रोड्यूस होता है और उसका मिकी 17 वर्जन अब भी जिंदा होता है, तो ये सवाल उठता है कि कौन असली मिकी है। मिकी 17 वो है जिसे असली डेथ का सामना करना पड़ा था, वही मिकी 18 वो है जो एक नए बॉडी के साथ वापस आया है। अब यही से एक आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट होता है। दोनों अपने आप को असली मिकी मान रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए सिर्फ मिकी 18 वैलिड है। यहाँ बॉन्ग जॉन हो एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उठाते हैं, क्या हमारी वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक हम अपनी असली बॉडी में हैं? अगर एक क्लोन में वही यादें और इमोशंस हैं, तो क्या वो इंसान कम इम्पोर्टेंट हो जाता है? और ये कॉन्सेप्ट आपको सच में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देगा। मूवी का थर्ड पॉइंट है डेथ का कोई वैल्यू ना होना। फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट यह है कि जब मिकी मरता है तो लोग उसकी मौत को मजाक समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो वापस जिंदा हो जाएगा, यानी मौत की कोई वैल्यू ना रहना। बॉन्ग जॉन हो यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं, अगर मौत का डर चला जाए तो इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्या इंसान सिर्फ एक टूल बन जाएगा जिसे बार बार रिप्लेस किया जा सके? और ये थॉट आपके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल ब्रेकडाउन ला सकती है। अब यहाँ एक और हिडन मेटाफोर छुपा हुआ है। मिकी 17 को बार बार मरने के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि वो एक्सपेंडेबल है। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में भी लोग अपने काम की वजह से रिप्लेसेबल बन रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हो या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या आर्टिस्ट। आज की दुनिया में लोग अपनी जगह बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका रिप्लेसमेंट तैयार बैठा है। बॉन्ग जॉन हो डायरेक्टली ये दिखाते हैं कि हम सब भी एक तरह से एक्सपेंडेबल बन रहे हैं, बस डिफरेंस ये है कि हम क्लोन नहीं और कंपनी या सिस्टम के लिए रिप्लेसेबल है। और जब आप इस मेटाफोर को समझोगे, आप सच में हिल जाओगे। इस मूवी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला है डीप स्टोरी लाइन और फिलोसॉफिकल डेप्थ। ये फिल्म आपके दिमाग को हिला देगी और ह्यूमन आइडेंटिटी पे सवाल उठाएगी। फिर आता है रॉबर्ट पैटिंसन और अपने हल्क भाई साहब की इनसेन एक्टिंग। रॉबर्ट पैटिंसन ने मिकी 17 और मिकी 18 के बीच के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत पावरफुली दिखाया है। वही अपने हल्क भाई साहब भी नेगेटिव रोल में काफी सही लग रहे थे। इसके बाद है भाई माइंड ब्लोइंग विजुअल्स। इस मूवी में आप एलियन प्लैनेट्स और फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स को देखकर आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे, खास करके वो एलियन। फिल्म का एंडिंग आपके अंदर कई सवाल छोड़ देगा। अगर कल को आपका क्लोन बन जाए तो आप अपनी मौत को कैसे देखेंगे? जरा इन चीजों पे गौर करना। इसके बाद आता है भाई मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, जैसे फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है जो पेशेंस टेस्ट कर सकता है। इसके बाद है अगर आप
फिलोसॉफिकल और डीप कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार नहीं हो तो ये फिल्म आपके समझ से बाहर हो सकती है। ये फिल्म फुल साई-फाई एक्शन नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल माइंड बेंडिंग ड्रामा है। इसके बाद है भाई मेरा फाइनल वर्डिक्ट, देखिए या स्किप करें। अगर आपको माइंड बेंडिंग, साइकोलॉजिकल और डीप फिलोसॉफिकल मूवीज पसंद है जैसे इंटरस्टेलर हो गया, टेनेट या पैरासाइट, तो मिकी 17 आपके लिए एक गुड चॉइस हो सकती है, नॉट द बेस्ट चॉइस, क्योंकि ये फिल्म इंटरस्टेलर या टेनेट जैसे लेवल की बिल्कुल नहीं है। बट इस मूवी के डायरेक्टर बॉन्ग जॉन हो हैं, तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मूवी में आप थोड़ा कुछ तो सीखोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्शन पैक साई-फाई देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इसके बाद हुए मेरी रेटिंग्स की, तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। इसे कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन के लिए फुल मार्क्स, इमोशनल और एग्जिस्टेंस डेप्थ के लिए इंसेन मार्क्स और रॉबर्ट पैटिंसन के नए इंग्लिश एक्सेंट के लिए ग्रेट मार्क। अब आखिरी बात, अगर कभी फ्यूचर में क्लोनिंग पॉसिबल हो गई तो क्या आप अपने क्लोन को अपना भाई मानोगे या उसे अपनी मौत की वजह समझोगे? इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताएं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सिनेमैटिक एंड गुड बाय।